नमस्ते दोस्तों, न्याय वेदिका में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था द रिवोल्ट ऑफ 1857। उससे पहले की क्लासेस में हमने कवर कर लिया था अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज और उसके बाद द ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडियन टेरिटरीज। आज हम देखेंगे पीजेंट मूवमेंट्स एंड ट्राइबल रिवोल्ट। पीजेंट मूवमेंट्स एंड ट्राइबल रिवोल्ट को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जान लेना चाहिए, तो हम पहले उसे देख लेते हैं। यहाँ पे हम दो रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला है जो कि पीजेंट से रिलेटेड है और दूसरा है जो कि ट्राइबल से रिलेटेड है। अगर हम पीजेंट मूवमेंट की बात करें तो इसके पीछे कुछ रीजंस थे। पीजेंट मूवमेंट क्यों हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो इसके पीछे पहला रीज़न जो था वो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जब 1757 में जब हमने देखा कि वॉर ऑफ प्लासी हुआ था, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारतीयों पर एक टैक्स लगाने लगी थी जिसे हम लैंड रेवेन्यू कहते थे, मतलब लगान वसूलने लगी थी। तो इसके लिए वो आगे चल के 3 प्रकार का सिस्टम लाई जो देश के अलग अलग जगहों पर फैला। पहला सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट का, परमानेंट सेटलमेंट। दूसरा था रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम। और तीसरा था महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम। अगर हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो इसे स्टार्ट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। और रैयतवाड़ी सिस्टम की अगर बात करें तो इसे स्टार्ट किया था थॉमस मुनरो ने और कर्नल रीड ने। उसके बाद अगर हम महलवाड़ी सिस्टम की बात करें तो इसे स्टार्ट किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। अगर ये हम अपने भारत की बात करें, अगर हम भारत की बात करें उस समय की, तो ये पूरे इलाके में यहाँ पे पूरा और यहाँ पे के कुछ इलाकों में परमानेंट सेटलमेंट चलता था। और फिर यहाँ असम के कुछ भाग में और ये यहाँ पे कुछ वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के इलाके में यहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम चलती थी। गुजरात के और पंजाब के भी कुछ रीजन में रैयतवाड़ी सिस्टम थी। और यहाँ पे जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत था यहाँ पे और मध्य भारत का कुछ इलाका, यहाँ पे महलवाड़ी सिस्टम चलती थी। इन तीनों सिस्टम में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या था ये सिस्टम जिसकी वजह से पीजेंट मूवमेंट चला। इसमें क्या ऐसी चीज़ें कर दी गई थी जिससे किसान जो है वो नाराज़ हो गए थे। तो अगर हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। इसमें क्या होता था कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके बाद एक लैंड लॉर्ड्स नियुक्त किए जाते थे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, और इसके बाद होता था हमारा पीजेंट। तो ये क्रम होता था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का। लैंड लॉर्ड्स जो होते थे वो कलेक्ट करते थे पीजेंट से जितने भी टैक्सेस होते थे, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डिटरमिन करती थी। और पीजेंट जो है वो सारे टैक्स लैंड लॉर्ड्स को देते थे और लैंड लॉर्ड जो है उस टैक्स को ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। तो इससे क्या होता था कि लैंडलॉर्ड जो होते थे वो पीजेंट से बहुत ज़्यादा कर वसूल लेते थे और उसके बाद कुछ अपने जेब में रखते थे और बाकी सारे जो भी टैक्स बचते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते थे। इसमें एक निर्धारित किया गया था कि जितना भी टैक्स लगाया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसमें से 1/11 भाग लैंडलॉर्ड्स रखेंगे और 10/11 भाग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी रखेगी।
तो ये इसकी भी वजह से जो भी किसान थे वो नाराज़ हो गए थे। अब अगर हम रैयतवाड़ी सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या होता था, और हाँ, ये जो हमारा परमानेंट सेटलमेंट था, उसमें जितने भी लैंड से रिलेटेड जितने भी राइट्स थे लीज पे देने का, चाहे उसे सेल करने का, वो सारे राइट्स पीजेंट्स को नहीं दिए जाते थे। ये सारे राइट्स जो है लैंडलॉर्ड के पास भी होते थे, तो इससे भी किसान जो है वो नाराज़ थे। अगर हम रैयतवाड़ी सिस्टम की बात करें, रैयतवाड़ी सिस्टम, तो इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डायरेक्ट जो है टैक्स जो है कलेक्ट करती थी पीजेंट से, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब लैंडलॉर्ड ज़्यादा जो है अपने जो टैक्स है वो अपने जेब में रख लेते हैं और इससे जो है पीजेंट्स नाराज़ हो रहे हैं, तो उन्होंने कुछ इलाकों में स्टार्ट किया कि पीजेंट से डायरेक्ट हम रेंट कलेक्ट करेंगे। पर ये वैरी करता रहता था। टैक्स का एक परसेंटेज तय किया गया था जिसमें 30% से लेके 66% तक इम्पोज किया जा सकता था टैक्स। तो इसमें पीजेंट से कभी कभी तो ऐसा होता था कि ये लोग आधे से भी अधिक टैक्स वसूल कर लेते थे, जितना भी इनका उपज होता था उससे आधे से अधिक टैक्स भी ये लोग कलेक्ट कर लेते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस तरह से इन लोगों का शोषण करती थी। उसके बाद अगर हम महलवाड़ी सिस्टम की बात करें, पर इसमें एक चीज़ ठीक थी कि जितने भी पीजेंट्स होते थे उनके पास गिरवी रखने का राइट, लीज पे देने का राइट अपने ज़मीन को, चाहे सेल करने का राइट पीजेंट के पास होता था। पर इसमें ये होता था कि जब ये टैक्स बहुत ज़्यादा ये लोग इम्पोज कर देते थे तो ये लोग साहूकार के पास जाते थे और कुछ ब्याज पे धन ले लेते थे ताकि टैक्स वसूला जा सके, और इसके बदले में वो लोग गिरवी रख देते थे अपनी ज़मीन को साहूकार के पास, और साहूकार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाता था उनके ऊपर, जिसकी वजह से पीजेंट्स का शोषण होता था। अब हम देखते हैं तीसरा सिस्टम जो था महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम, इसमें क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक गांव पे टैक्स लगाती थी, एक विलेज पे ही टैक्स लगा देती थी कि एक नियत हम डिटरमिन कर दे रहे हैं एक टैक्स का रेट जो आपको देना ही देना है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसमें गांव का जो मुखिया होता था, जो सरपंच होता था, मुखिया होता था, वो इसमें मेन लीड में होता था। और ये जो है जितना भी देखता था कि जिसके पास अगर जो ज़्यादा जिसके पास ज़्यादा लैंड रेवेन्यू आ रहा है उससे ज़्यादा टैक्स वसूलता था, और जिससे कम आता था उससे कम वसूलता था। इसमें लोग एक दूसरे की मदद भी कर देते थे कि अगर किसी से नहीं हो पा रहा है तो वो कर दे। पर इसमें देखा गया कि जो मुखिया होता था वो कई बार लोगों से जबरन काम भी कराता था और अधिक पैसा वसूला करता था। तो विलेज जो मुखिया होता था, सरपंच था, वो एक तरह से लैंडलॉर्ड्स बन गया बाद में जाके, और इस प्रकार से उनका फिर से शोषण होने लगा। तो ये सिस्टम से जो है वो पीजेंट्स जो है वो परेशान थे, जिसकी वजह से एक रीज़न बना पीजेंट मूवमेंट का। अब अगर हम दूसरे रीज़न की बात करें, दूसरा रीज़न था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अभी तक किसान जो है वो भूमि की जो उर्वरता होती थी, उर्वरता जो फर्टिलाइज जो लैंड होता था उसके हिसाब से वो लोग खेती करते आ रहे थे। पर अब क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इन सब चीज़ों को ध्यान में ना रख के बस अपना फ़ायदा बेनिफिट देखती थी। तो इसलिए उसने एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज करना शुरू कर दिया, और उसने फोर्स किया कि आप लोग जो अपने लैंड में कुछ जो पोर्शन है लैंड का उसमें से कुछ भाग कुछ क्रॉप्स को बोने के लिए करेंगे। जैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कुछ कैश क्रॉप्स थे, कैश क्रॉप्स जिससे में थे इंडिगो, कॉटन, ओपियम, जूट, इन सब का खेती करवाते थे, क्योंकि इससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट लाभ होता था। इन सब कच्चे माल को वो लोग ब्रिटेन में जाके बेचते थे और इससे एक नया कुछ भी जो भी चीज़ें होती थी इससे बनवाते थे। इससे क्या हुआ कि किसानों के बीच फूड शॉर्टेज हो गया और जनता में आक्रोश फैल गया। इसी के कड़ी में हम देखते हैं कि जो इंडिगो वाला था उसमें 3/20 ऑफ लैंड पे इंडिगो को
इसको बोना पड़ता था जितने भी किसान होते थे। तो इसी के विरोध में आगे चल के हमारा जो चंपारण रिवोल्ट था वो हुआ था, चंपारण रिवोल्ट। अब अगर हम तीसरे रीजन की बात करें तो तीसरा रीजन था इंडेप्टनेस टू मनी लेंडर एंड मिडिलमैन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो लोग जो है टैक्स जब नहीं दे पाते थे तो वो लोग ऋण लेते थे, वो लोग लोन लेते थे मनी लैंडर से, मिडिलमैन से, और इसके बदले में जो इंटरेस्ट होता था इतना ज़्यादा हाई होता था कि वो लोग बंधुआ मजदूर बन जाते थे, लेबर फोर्स करने लगते थे इन लोगों के लिए। इस वजह से पीजेंट जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और चौथा रीज़न है फेमाइन्स, पॉवर्टी एंड नेचुरल डिजास्टर। जैसे हमने देखा कि इसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो गया था कमर्शलाइजेशन के कारण, और पॉवर्टी भी फूड शॉर्टेज के कारण हो गई। और अगर नेचुरल डिजास्टर कोई भी आता था तब भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना फ़ायदा ही देखती थी और वो टैक्स इम्पोज किए जा रही थी। इसकी वजह से ही पीजेंट जो हैं वो परेशान हो गए, क्योंकि वो खेती उतना कर नहीं पाते थे और उस हिसाब से वो लोग टैक्स नहीं दे पा रहे थे, लैंड रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, फिर भी उन पर टैक्स इम्पोज किया जा रहा था। इसी की वजह से हम देखते हैं कि बंगाल फेमाइन हुआ था, बंगाल में फूड शॉर्टेज की वजह से ही बाद में आगे चल के तेभंगा मूवमेंट हुआ था। ये हम पढ़ेंगे, तेभंगा मूवमेंट बंगाल में हुआ था, तेभंगा मूवमेंट। उसके बाद इसका जो चौथा रीजन था वो था सोशल एंड कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन, सोशल एंड कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन। इसमें क्या हुआ कि जितने भी पीजेंट्स थे उनके जो लैंड पे जो राइट हुआ करते थे, जैसे उसे सेल करने का या फिर उसे लीज पे देने का, जब वो ख़त्म हो गया परमानेंट सेटलमेंट में अगर हम देखते हैं तो इसकी वजह से भी जनता में एक आक्रोश उत्पन्न हो गया और कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ, क्योंकि मनी लेंडर्स जो थे वो एक तरह से जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनसे वो लोग ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर लेते थे। इसी के बाद में हम देखते हैं कि एका मूवमेंट हुआ जिसमें सभी लोगों को एकजुट होने की बात की गई और जो मनी लैंडर थे उनके खिलाफ ये आंदोलन किया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया था। फिर अगर हम पांचवें रीजन की बात करें तो ये था पॉलिटिकल अवेकनिंग। जब जनता ने देखा कि बहुत बड़े बड़े लीडर जैसे कि महात्मा गांधी ने स्टार्ट कर दिया था खेड़ा और चंपारण, और उसी के क्रम में हम देखते हैं कि बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी किसानों की तरफ से आवाज़ उठाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसके बाद भी पीजेंट मूवमेंट्स तूल पकड़ा और पीजेंट मूवमेंट्स जितने भी जहाँ भी जनता परेशान थी लैंडलॉर्ड से या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से, उनके लैंड रेवेन्यू सिस्टम से, तो वो लोग भी धीरे धीरे अब तैयार हो गए थे कि हाँ हमने अब पीजेंट मूवमेंट करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पीजेंट मूवमेंट हुए, कहाँ कहाँ हुए, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर में मैंने जितना एनालाइज किया है डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कौन सा पीजेंट मूवमेंट कहाँ हुआ था, लोकेशन क्या था, उसका मेन लीडर कौन था, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये बिहार चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इसके लीडर महात्मा गांधी थे और इनका फर्स्ट मेजर सत्याग्रह इन इंडिया था। और इसका जो मेन इशू बताया जाता था कि एक्सप्लॉयटेशन एंड फोर्स्ड कल्टीवेशन तिनकठिया सिस्टम। ये जो फोर्स्ड कल्टीवेशन और एक्सप्लॉयटेशन होता था तिनकठिया सिस्टम के अंतर्गत, तो उसके विरोध में किया गया था ऑफ इंडिगो बाय ब्रिटिश प्लांटर्स पीजेंट्स फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन पार्ट ऑफ देयर लैंड। वहीं अगर हम खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो ये गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। महात्मा गांधी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर किया था। और उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश किसान सभा की बात करें तो यूनाइटेड प्रोविंसेस नाउ उत्तर प्रदेश में हुआ था।
इसमें गौरी शंकर मिश्रा, इंदिरा नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, ये सारे मेन लीड में थे। अवध किसान सभा की बात करें तो अवध रीजन उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसमें बाबा रामचंद्र मेन लीड में थे। उसके बाद एका मूवमेंट की बात करें तो यूनाइटेड प्रोविंसेस हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर में हुआ था। और इसमें जो है मदारी पासी लेटर फेज इनिशियली सपोर्टेड बाय कांग्रेस खिलाफत, ये मेन लीड में थे। उसके बाद हम देखते हैं बारदोली सत्याग्रह, ये इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात में किया गया था और इसमें जो है वल्लभ भाई पटेल इसके मेन लीडर थे। यहीं पे वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। और सरदार की उपाधि यहाँ जो बारदोली जो मूवमेंट हुआ था उसमें जो भी महिलाएं थी, महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दी गई थी। इसका मेन इशू था 30% इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू डिस्पाइट इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। जैसे मैंने बताया कि जितने भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे कलेक्ट करने के, वो सारे कभी भी अपने हिसाब से वो इंक्रीज कर देते थे लैंड रेवेन्यू को, और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस चल रहा था उसके बीच ही इन लोगों ने 30% इंक्रीज कर दिया था लैंड रेवेन्यू, जिसकी वजह से बारदोली सत्याग्रह हुआ। उसके बाद बिहार किसान सभा, इसका लोकेशन बिहार था और इसके लीडर स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। उसके बाद तेभंगा मूवमेंट हुआ, लोकेशन इसका बंगाल था और लीडर जो थे बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा कम्युनिस्ट लेड, की फिगर्स कंसारी होल्डर, ईला मित्रा, हाजी मोहम्मद दानिश, ETC। यहाँ पे कुछ और भी अदर इम्पॉर्टेंट रिबेलियंस भी हैं, जैसे कि पाइका रिबेलियन, ये उड़ीसा में हुआ था, और रामोसी रिबेलियन ये वेस्टर्न घाट्स में हुआ था। पागलपंथी रिबेलियन ये बंगाल में हुआ था। अहोम रिबेलियन ये आसाम में हुआ था। इसे ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अहोम राजवंश का एक मोइदम होता था कब्रिस्तान, उसे 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है इंडिया का। उसके बाद कोल मूवमेंट जो है, इसका लोकेशन छोटा नागपुर झारखंड है। खांसी, ये सब जितने भी लोकेशंस हैं इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इस लोकेशन को ध्यान में रखिएगा कि कोल मूवमेंट जो है झारखंड में हुआ था। खांसी रिबेलियन ये भी असम मेघालय में है। फिर है फराइजी मूवमेंट, ये बंगाल में है। उसके बाद है इंडिगो मूवमेंट, ये बंगाल में हुआ था। कूका मूवमेंट ये पंजाब में है, ये इंपॉर्टेंट है, कूका मूवमेंट पंजाब में हुआ था। पाबना रिबेलियन पाबना बंगाल में हुआ था। डक्कन रिबेलियन या फिर डक्कन रॉयट्स ये महाराष्ट्र में हुआ था। और रामपा रिबेलियन ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके बाद ताना भगत मूवमेंट झारखंड में हुआ था। और मोपला रिबेलियन ये इंपॉर्टेंट है, ये मालाबार केरला में हुआ था। मोपला रिबेलियन मालाबार केरला में हुआ है। उसके बाद हम ट्राइबल रिबेलियन की बात करते हैं, पर इससे पहले हम इसके भी रीजंस को समझ लेते हैं कि ये क्यों हुआ था, ताकि ये सारी चीज़ें समझने में हमें आसानी हो। अगर हम ट्राइबल रिवोल्ट के रीजंस की बात करें तो ये कुछ रीजंस की वजह से हुआ था। पहला था लैंड एलियनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। जो जितने भी ट्राइबल लोग होते हैं वो पहले भी और आज भी हम देखते हैं वो अपने जो पर्यावरण है और अपनी संस्कृति से बहुत जुड़े होते हैं, और इन्हीं दोनों चीज़ों पे हस्तक्षेप किया, इंटरफेयर किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसकी वजह से इन लोगों के अंदर आक्रोश आ गया। जो भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो हम पहले देख चुके हैं, परमानेंट सिस्टम, चाहे रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम, वो सिस्टम्स इन लोगों के बीच भी इम्पोज कर दिया गया था कि अब इन्हें भी लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा, लैंड जो टैक्स होता है वो देना पड़ेगा। तो इसमें जो है जो मनी लेंडर थे वो इनका शोषण करने लगे और ईस्ट इंडिया कंपनी भी इनका शोषण उसी प्रकार से करने लगी। और फिर दूसरा रीज़न हम देखते हैं फॉरेस्ट पॉलिसीज़। अंग्रेज़ों ने बहुत सारे फॉरेस्ट पॉलिसीज़ बनाए थे, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1864 का था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 का था। वो फॉरेस्ट को भी एक रेवेन्यू रिसोर्सेज की तरह देखते थे कि एक रेवेन्यू का एक सोर्स है।
और वो लोग जो है इसे स्टेट प्रॉपर्टी बना दिए और जितने भी ट्राइबल्स थे उनको एक्सक्लूड कर दिया गया कि वो किसी प्रकार का जो टिम्बर है या फिर जो भी घास फूस है वो नहीं ले जा सकते हैं इस फॉरेस्ट एरिया से। और जितने भी ट्राइबल्स लोग थे वो फॉरेस्ट पे ही कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी इसकी वजह से भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुके थे। उसके बाद तीसरा रीज़न है कि कल्चरल, रिलीजियस एंड सोशल इंटरफेरेंस। कल्चरल, रिलीजियस एंड सोशल इंटरफेरेंस, ये तो हम देख ही चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जो भी इनके जहाँ भी ये लोग रहते थे चाहे इनका जहाँ लैंड था उस पर ये लोग इंटरफेरेंस करने लगे। यहाँ तक कि जो इनका जो कल्चर जो भी ये लोग कल्चर फॉलो करते थे उस पर भी ये लोग रिस्ट्रिक्शन लगाते थे क्योंकि उन्हें वो लगता था कि ये बहुत ही गलत हो रहा है इनके साथ। तो इस तरह से भी इनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा था। और अगर हम चौथी पॉइंट की बात करें, चौथा रीजन जो था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल ऑपरेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल ऑपरेशन, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत सारे ट्राइबल्स लोगों को रिक्रूट की वर्ल्ड वॉर 1 में उनकी तरफ से लड़ने के लिए, जिसकी वजह से हम आगे देखते हैं कि एक कुकी रिवोल्ट हुआ था। ये प्रोटेस्ट था वर्ल्ड वॉर 1 में रिक्रूट करने के खिलाफ। तो ये सारे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था। अब हम कुछ ट्राइबल रिवोल्ट्स को देख लेते हैं। एक है भील रेवेलियन, इसके लीडर सेवाराम थे और ये वेस्टर्न घाट में हुआ अगेंस्ट ब्रिटिश रेवेन्यू एंड लैंड लॉस। उसके बाद संथाल रिवेलियन की बात करें तो ये सिंधु एंड कान्हू, ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु एंड कान्हू जो है लीडर थे संथाल रिवेलियन के। ये एरिया था बंगाल, झारखंड एंड बिहार। ये जमींदार, मनी लेंडर्स एंड पुलिस के अगेंस्ट में किया गया था। जैसे मैंने बताया कि ये इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान थे, त्रस्त थे। उसके बाद मुंडा रिवेलियन, ये बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा इन्हें बोला जाता है। आज भी 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है इन्हीं की जयंती पे, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर। ये एरिया था छोटा नागपुर, झारखंड, और अगेंस्ट हुआ था दिक्यूज फॉरेस्ट लॉज, जमींदारी के खिलाफ। और सन्यासी रिवेलियन की बात करें तो ये भाबानी पाठक लीडर थे, देवी चौधरी भी इसके लीडर थे। एरिया था बंगाल, बिहार। और वहीं चुआर रेवेलियन की बात करें तो धूर्जन सिंह इसके लीडर थे और ये जंगल महल्स बंगाल में हुआ था। फ़कीर रेवेलियन के लीडर थे मजनू शाह और ये एरिया था बंगाल। इन सब का जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे ये सारी रेवेलियंस हुए थे, तो ये इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। वेलुथम्पी रेवेलियन ये त्रावणकोर केरला में हुआ था और लीडरशिप में हुआ था वेलुथम्पी के, इन्हीं के नाम पे ये रेवेलियन का नाम पड़ा था। ये इंडिगो रिवोल्ट का कुछ पिक्चर्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये सारा मैंने लोकेशन वाइज बता दिया है कि बिहार में कौन कौन से रिवोल्ट चले थे, झारखंड में कौन कौन से रिवोल्ट थे, वेस्ट बंगाल में कौन कौन से रिवोल्ट थे, और बिहार में ये है, झारखंड का यहाँ दिया गया है। और अहोम जो असम में मैंने बताया था, अहोम रिवेलियन हुआ था, खासी मेघालय के रीजन में हुआ था। फिर नागालैंड में नागा रिवेलियन हुआ था और मणिपुर में कुकी रिवेलियन हुआ था। और उसके बाद उड़ीसा में खोंड रिवेलियन, पाइका रिवेलियन, संभलपुर रिवेलियन। और जो वेस्टर्न गोदावरी वाला जो इलाका था वहाँ पे कोया रिवेलियन हुआ था। जो आंध्र प्रदेश का रीजन था उसमें रामपा रिवेलियन और चेंचू ट्राइबल रिवेलियन हुआ था। तमिलनाडु में रिवोल्ट ऑफ पॉलीगार्ड्स और गंजाम रिवेलियन हुआ था। और वहीं अगर हम महाराष्ट्र की या कर्नाटका की बात करें तो कित्तूर रिवेलियन हुआ था। और महाराष्ट्र में गावकारी रिवेलियन और रामोसी रिवेलियन, और ये भील रिवेलियन भी उसी लगभग एरिया में था। गुजरात में भी कच्छ रिवेलियन, भागेरा रिवेलियन हुआ था। और पंजाब में देखिए कूका रिवेलियन हुआ था। और ये
झारखंड का मैंने बताया कोल रिवेलियन था, झारखंड का संथाल रिवेलियन, खेरवा रिवेलियन, मुंडा रिवेलियन, ताना भगत रिवेलियन, और बिहार का था चेरो रिवेलियन, और इधर भी है वहाबी रिवेलियन। बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों मिला करके था वहाबी रिवेलियन, सन्यासी रिवेलियन, फकीर रिवोल्ट, पागलपंथी रिवेलियन, फैराइजी मूवमेंट और भूमिजा म्यूटनी। ये सारा बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल रीजन से रिलेटेड है। उसके बाद हम कुछ प्रीवियस, देखिए बिरसा मुंडा का पिक्चर है, और हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इससे रिलेटेड एपीओ में पूछे गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपी एपीओ में पिछले साल 2006 में शायद पूछा गया था, एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, पर ये यूपी एपीओ का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड इन महाराष्ट्र। तो हमने देखा है कि, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र रीजन में देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र का ये पूरे रीजन में भील रेवेलियन भी एक था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भील अपराइजिंग। और सन्यासी रिवोल्ट ब्रोक आउट इन, सन्यासी रिवोल्ट कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था, ये भी आप मैप में देख लेंगे। देखिए बंगाल में सन्यासी रिवोल्ट हुआ था। और उसके बाद बात करें, व्हाट वाज द रीज़न फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह ऑन बिहाफ ऑफ पीजेंट ऑफ खेरा। ये यूपी जुडिशरी का क्वेश्चन है। तो द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ ए ड्रॉट। द एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये बहुत अंदर जाके क्वेश्चन पूछा है क्योंकि रीज़न पूछ लिया गया है, पर जितना मैंने आपको बताया है उतना भी अगर आप कर लेते तो सफिशियंट है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन तो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इतना रिलेवेंट नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद है द संथाल रिवेलियन ऑफ 1855 to 56 रिजल्टेड इन क्रिएशन ऑफ संथाल प्रोग्रेन फॉर द ट्राइब्स एज ए सेपरेट जोग्राफिकल इंटिटी हु वर द लीडर्स एसोसिएटेड विथ रेबेलियन। देखिए संथाल रिवेलियन का पूछ रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, देख लीजिए यहाँ पे संथाल रिवेलियन के लीडर थे सिंधु और कान्हू। तो यहाँ पे आंसर यही हो जाएगा, सिंधु एंड कान्हू, ये बी ऑप्शन सही है। उसके बाद हम बात करें, द तालुकदार्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1814 to 1817। तो ये जो है जो रीजन था वो था अलीगढ़। उसके बाद हम देखते हैं कुछ यूपी पीसेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट, देखिए वहाबी मूवमेंट के लिए पूछा है, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वॉज। तो वहाबी मूवमेंट का जो मेन रीजन था वो पटना था। मैंने बताया कि वहाबी मूवमेंट मेनली बिहार, झारखंड और यूपी के कुछ रीजन, वेस्ट बंगाल के कुछ रीजन में ये फैला था, तो ये पटना इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसमें जितना भी ऑप्शन है उससे से आप पहचान जाएंगे कि इसका आंसर पटना होना चाहिए। कूका मूवमेंट मैंने बताया था कि पंजाब में हुआ था, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ फराजी रिवेलियन। तो ये भी हमने देख लिया था, ये दादू मियाँ इसके फराजी रिवेलियन के लीडर थे। यहाँ पे जो हमने देखा था फराजी रिवेलियन के लीडर्स के बारे में, ये जो हमने देखा था फराजी मूवमेंट के बारे में, इसके लीडर थे हाजी सरीरातुल्ला, पर इनके जो सन थे उनका नाम था दादू मियाँ। तो ऑप्शन में इनका नाम ना दे करके इनके सन का नाम दे दिया गया है दादू मियाँ। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द सेंटर ऑफ द गोदाकारी रिवेलियन। तो हमने देखा था महाराष्ट्र वाले इलाके में था, तो इसका आंसर हो जाएगा कोल्हापुर। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग्स अकर्ड इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हमने देखा था कि भील अपराइजिंग हुआ था, ये भील अपराइजिंग, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यूपी पीसेस प्री 1998 का क्वेश्चन है और डायरेक्ट ये क्वेश्चन यूपी एपी में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको यूपी पीसेस के भी क्वेश्चंस करवा देती हूँ। हु वॉज द लीडर ऑफ मुंडा रिवेलियन। तो बिरसा मुंडा, जैसे मैंने आपको बताया था भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे ही इस रिवेलियन का नाम पड़ा था मुंडा। उसके बाद है ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो इसका जो हो जाएगा, अगर हम बात करें पवाना रिवेलियन,
तो ये हुआ था 1873 टू 85 के बीच। एका मूवमेंट जो है वो हुआ था 1922 के बीच। और उसके बाद संथाल रिवेलियन जो है वो 1855 टू 56 के बीच हुआ था। ताना बागल मूवमेंट ये हुआ था 1914 के बीच। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु स्टार्टेड द एका मूवमेंट? तो फार्मर्स ऑफ हारदोई, बाराबांकी एंड अदर प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश, इन्होंने एका मूवमेंट स्टार्ट किया था। उसके बाद है क्वेश्चन बैरकपुर म्यूटनी, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो बैरकपुर म्यूटनी जो है वो नवंबर 1824 को हुई थी। बरहामपुर रिवोल्ट जो है ये हुआ था फरवरी 1857 में। देखिए सांथाल रिवोल्ट यहाँ पूछा है, तो सांथाल रिवोल्ट हुआ था आपका 1855 टू 56 में। ये यहाँ आपको संथाल रिवोल्ट का भी डेट थोड़ा क्लियर है, 1855 से 56 के बीच हुआ था। तो यहाँ दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेंगे आसानी से। उसके बाद है वेल्लोर म्यूटनी, तो ये हुआ था जुलाई 1806 में। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम कुकी रिवोल्ट की बात करें, ये लोकेशन पूछा है कि कौन सा रिवोल्ट कहाँ हुआ था। तो कुकी रिवोल्ट हुआ था त्रिपुरा में, जैसे मैंने बताया था मणिपुर वाले इलाके, तो यहाँ त्रिपुरा मान लिया जाएगा, त्रिपुरा। उसके बाद कुका रिवोल्ट हमने देखा था पंजाब में। पवाना रिवोल्ट हुआ था बंगाल में। और बिरसा मुंडा रिवोल्ट बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल के इलाके में बिरसा मुंडा रिवोल्ट हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इस तरह से हमने आज पीजेंट मूवमेंट और ट्राइबल रिवोल्ट को कवर कर लिया है। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे यूपी एपीओ के, जुडिशरी के और कुछ यूपी पीसीएस के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। और अगले सेशन में हम देखेंगे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। अगर आपको ये स्लाइड और ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी तरह की अपडेट अगर आपको चाहिए न्याय वेदिका से रिलेटेड, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर कुछ भी अपडेट आता है तो आपको उसकी जानकारी हो जाए। थैंक यू सो मच।